थैंक यू सो मच अगेन। राना जमील मेरे साथ हैं, मैं उनके वक्त का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस वक्त रात के 12:15 बजे मेरे साथ बैठे गप्पे लगा रहे हैं। और राबिया नज़ीर का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो 12:15 बजे रात के बैठे हुए हैं, मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। हम थोड़ी सी कुछ और बातचीत करेंगे। तो राना जमील, क्या बात हो रही थी? सर अभी तो आपने सेशन का लिया फीडबैक, हाँ हाँ। फीडबैक के बाद अभी आप एग्जाम्स के बारे में और हाँ, एग्जाम्स 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 तो एग्जाम पढ़ाई। हाँ जी, पढ़ाई के बारे में। एग्जाम, एग्जाम की कंसेप्ट जो अगर समझ आ जाए ना, तो एग्जाम मुश्किल नहीं लगेगा। जीआरई का एग्जाम है, टॉफल का एग्जाम है, ठीक है, या कोई भी एग्जाम है, ये मुश्किल नहीं लगेगा अगर आपको एग्जाम की फिलॉसफी समझ आ जाए कि एग्जाम होता क्या है। एग्जाम कोई मुश्किल चीज नहीं होती। जब आप डॉक्टर होते हो ना, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, ठीक है। क्या उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए। नहीं, वो आपको देखता भी नहीं है और दवाई लिख के दे देता है, तो आपको मजा आएगा? नहीं, बेशक नहीं आता। आप उस डॉक्टर के पास दोबारा जाओगे? मेरा तो दिल नहीं करेगा। हाँ, वेरी गुड। अब आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका एग्जामिनेशन करके वो क्या करना चाह रहा होता वो बेसिकली अगर मेडिकल साइंसेज की बात करें, जाहिर सी बात है, डॉक्टर ने तो असेस करना होता है ना है? हाँ कि जैसे अब अगर हम एडिमा की बात करें, तो हाँ उसने अगर फिटिंग एडिमा है या एडिमा मतलब चेक करना है, फिटिंग ऑन एट फिटिंग हाँ, है, फिटिंग और नॉन फिटिंग, वो तो उंगली लगा के चेक ऑब्वियसली करेगा वो कि चेक उंगली करेगा, बाहर आ रही है कि फिजिकली नहीं आ एग्जामिन रही, करेगा। राइट? हाँ हाँ। नहीं आ रही, फिर वो मतलब अगर एक, टॉन्सिल चेक करनी है तो ऑब्वियसली उसको आप, हाँ, तो ये वो तो चीजें फिजिकली एग्जामिनेशन जो है वो बहुत मैटर करता है। वो बेटर करती हैं, लेकिन आम जी जिंदगी में भी सर। तो एग्जामिनेशन हो रहा होता है ना। लेकिन हम आम जिंदगी के एग्जामिनेशन को और मेडिकल एग्जामिनेशन को डिफरेंट क्यों करते हैं? जब कोई आपके माइंड का एग्जामिनेशन कर रहा है कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, उसको उससे हम बुरा मना जाते हैं, उससे हम डरना शुरू कर देते हैं, उससे हम झूठ बनाने की। अब आप कभी भी डॉक्टर के पास जाके, ठीक है, आप बीमार हो, मिसाल के तौर पर एक बंदा बीमार है और डॉक्टर के पास जाके सेहतमंद बनने की कोशिश करे कि मैं सेहतमंद हूं, नॉट और पॉसिबल। एग्जामिनेशन को गलत करने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब देर आर वेज, आई मीन, जैसे कि अल्कोहल पी के लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो एक अल्कोहल का टेस्ट हो रहा होता है, तो उसको फेक करने की कोशिश करते हैं। देर आर टेक्निक्स कि उसको फेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब स्पोर्ट्स के अंदर एग्जाम किया जाता है स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल का, उसको भी फेक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो तो वहां पर फेक करना है, लेकिन क्या आप, एक बंदा है उसका दिल खराब है या उसका जिगर खराब है, और वो फेक करके डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है मेरा एग्जामिनेशन करो, है? तो वो किसके साथ नुकसान कर, किसके साथ जाती कर? अपने साथ। यही एग्जामिनेशन होता करने से है। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन का मतलब है वो ये सिर्फ असेस करना चाहते हैं आपसे कि तुसी ग्रेजुएशन सही की थी, कि बस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ते नोट्स वो पढ़ के ते तुसी ग्रेजुएशन कर ली। जब तक आप अपनी, अब अगर अपनी असेसमेंट को फेक करके उसे उस प्रोग्राम में एडमिशन भी ले लोगे, फंस जाओगे फिर, इतनी शदीद तकलीफ में फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। फिर लोगों को पूछते फिरोगे एमसीक्यू का जवाब दे दे, लोग आगे से कहेंगे मेरे पास तो नहीं है जवाब, पेपर आ गया पढ़ने वास्ते, समझ नहीं आ रही, पागल हो जाओगे, क्योंकि वो काम कर नहीं सकोगे, उसकी इस्तेदाद, उसकी सलाहियत आपके पास नहीं है। तो एग्जामिनेशन का मकसद तो सिर्फ यही होता है ना कि क्या बच्चे को बायोकेमिस्ट्री आती है, फिजियोलॉजी आती है, एनाटॉमी आती है। अगर आती है तो अब हम इसको इधर लेके जाए। तो अब एग्जाम से डरने का मतलब ये है कि एग्जाम से हम ये चाह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैनू आंदा हैगा, मैनू आंदा हैगा सारा कुछ, पर मैनू दसना नहीं आंदा। मैं जो जाना ना अवायवा देने वास्ते, तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है। भाई अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, इसमें कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है? अंग्रेजी आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती, एनालिसिस आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो जो एग्जाम होता है उसे डरना नहीं चाहिए। ये जो ये कॉन्सेप्ट जितनी जल्दी इंसान की जिंदगी में खत्म हो जाए ना, कि जो एग्जाम से डरना बंद कर दे और कहे कि वाकई एग्जाम लोग है, ठीक है, मुझे असेस करो,
ताकि मैं जानूं मेरे अंदर कितनी सलाहियत है। और मुझे अब असेस कर लिया, फिर अब आप इलाज भी तजवीज़ करेंगे, डॉक्टर साहब इलाज भी तजवीज़ करेंगे, वो असेस करने के बाद इलाज भी तजवीज़ करेंगे। अगर उसने असेसमेंट ही गलत की तो इलाज भी गलत करेगा। ठीक है। अब जी अगर असेसमेंट ही ठीक नहीं हो रही तो इलाज कैसे ठीक होगा? ठीक है, आप ये कह देते हो मैंने अंग्रेजी आंधी है, ठीक है जनाब, तो बस ठीक है, फिर आप आ जाएं। अब आप जब आ जाएंगे, जब यहाँ पर आ जाएंगे और बोलना शुरू करेंगे तो आपकी बेइज्जती होगी। अब उस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? नहीं कर सकोगे, राइट। लेकिन अगर कह देते हो कि वाकई मेरी असेसमेंट हो गई है, मुझे आती है अंग्रेजी, मुझे नहीं आती है अंग्रेजी, तो जो उस्ताद है वो कहेगा कोई गल नहीं बेटा, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ बोलना शुरू हो गया सी अंग्रेजी, ठीक है, या जमदे नाल ही उर्दू बोलना शुरू हो गई, पश्तो बोलना शुरू हो गई। मैंने नहीं ख्याल कि वो बच्चा जो है वो पैदा होते 2 साल सुनता रहता है बेचारा, 2 साल सुनता है ना, 2 साल सुनने के बाद फिर बड़बड़ 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 बोलना शुरू कर देता है। तुम भी 2 साल अंग्रेजी, तुम भी 2 साल अंग्रेजी सुन लो, ना बड़बड़ बोलो तो मुझे बता देना। पश्तो सुन लो 2 साल, तुम्हें ना समझ आई, स्पेनिश सुन लो 2 साल, ना बड़बड़ 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 बोलना शुरू करो, मुझे बताओ, राइट। तो वो सिर्फ आपको तजवीज कर देगा, भैया ये किताबें हैं, ये पढ़ ले, ठीक है। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो ये अंग्रेजी आ जाएगी। कोई खास कोई मतलब रॉकेट साइंस तो है नहीं। मुझे बच्चे कहते हैं सर रिव्यू लिखना है, रिव्यू लिखना है, रिव्यू लिखना है, मैं कहता हूँ अंग्रेजी पढ़ के आओ पहले। ऑन राइटिंग वेल विलियम्स आंसर की किताब है, पहले 60 सफ़े पढ़ो, सिर्फ पहले 60 सफ़े, पूरी किताब ही ना पढ़ो, सिर्फ पहले 60 सफ़े पढ़ो, ठीक है। तो पहले 60 सफ़े पढ़ने के बाद आप कहोगे कि वाकई यार मेरा तो दिमाग खुल गया, मुझे तो समझ आ गई अंग्रेजी क्या होती है। तो फिर जब ये आती, बेसिक स्किल आती है लिखने, मुझे मुझे आती है अंग्रेजी, मुझे आती है अंग्रेजी, हमारी अंग्रेजी, मैं अक्सर बच्चों को ना क्लासों में बताया करता था कि एक बंदा था, उसको कहता मुझे बड़ी अंग्रेजी आती है, तो वो करोड़पति हो गया, इसी वजह से लॉटरी निकल आई और इंग्लैंड इंग्लैंड चला गया। और इंग्लैंड जाके ना तो गाड़ी ले ली उसने। अब गाड़ी उसको चलानी नहीं आती थी, लेकिन उसने चलाई, बेगम साथ बिठा ली, ठीक है, अनपढ़ थी बेगम भी, और गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाई तो उसने ठोक दी उसको गाड़ी, मेम के साथ, तो मेम की गाड़ी के साथ ठोक दी। तो जब मेम की गाड़ी के साथ ठोकी उसने, तो मेम गुस्से से बाहर निकली, ये भी आराम से बड़े तहम्मुल के साथ, एतमाद के साथ बाहर निकला। बाहर आके उसको कहता है, टू दी हेडमास्टर आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर 1 डे। और आराम से वापस आया और आके गाड़ी में बैठ गया। जब गाड़ी में बैठ गया और उसकी बीवी ने उसको कहा, साहब जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ अंग्रेजी आती है? ਓਏ यार हजे तो मैं थर्स्टी करो नहीं सुनाई। हाँ? तो हमारी अंग्रेजी जो है, माय आइडिया ऑफ हैप्पी लाइफ, माय फेवरेट पर्सनालिटी और थर्स्टी क्रो से आगे निकलती नहीं है। और फिर हम कहते हैं मुझे अंग्रेजी आती है, राइट। अंग्रेजी पढ़ने के लिए सर 4-5 अंग्रेजी की किताबें पढ़ना पड़ेंगी, पहले सफे से लेकर आखिरी सफे तक, राइट। वो मिस्टर सर चिप्स हमने पढ़ा, मैंने याद है वो मिस्टर चिप्स, एफएससी में पढ़ते थे हम मिस्टर चिप्स, मुझे याद है, ठीक है। चिप्स एकेडमी के नोट्स होते थे, कुछ सवाल हैं उनके जवाब दिए हुए हैं, वो सवालों के जवाब जी कैसे कि चिप्स जो है वो कैथरीन से मिला, और उसकी क्या, और वो नोट्सों के रट्टे लगा के, मैंने खुद रट्टे लगाए हुए हैं, मुझे याद है, छत पे चढ़ के तो जी मजमून का रट्टा लग रहा है, वर्ड टू वर्ड रट्टा लग रहा है, टक 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 टक। जब एफएससी कर ली उसके बाद मत आई कि यार पहले मिस्टर चिप्स के 40 सफ़े लिखे ने आप ही पढ़ लेंगे। उससे पहले किसी ने ना तमीज दी, ना मतलब बताया नहीं, और इसको पढ़ लो। ओल्ड मैन एंड द सी, बीए का मैंने किया, एग्जाम दिया, ओल्ड मैन एंड द सी, क्या खूबसूरत किताब है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, ठीक है, ओल्ड मैन एंड द सी। मैंने कहा यार वो भी बीए की किताब, वो भी जाओ उर्दू बाजार में, ठीक है, ऐसा जबरदस्त नुस्खा देंगे आपको, 7 दिनों में बीए पास, 10 दिनों में एमए पास, राइट। तो ग्रामर पूरी पकड़ा के दे देंगे, लो जी पास हो गई। उस असेसमेंट खराब कर रहे हैं। और जब हमारे पूरे मुआशरे के अंदर ऐसे लोग पैदा हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं, तो फिर मुझे जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में सरप्राइज नहीं हूं मैं, ऐसे ही है सर। राइट। ओल्ड मैन एंड द सी किताब शुरू से लेके मजा लेके उसको पढ़ो, शुरू से लेकर आखिरी सफे तक उसको पढ़ो। मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों 5 किताबों के नाम बताओ जो तुमने पूरी पढ़ी है, शुरू से लेकर आखिर तक। अगर मैं तुम्हारा उसमें से एनालिसिस करूँ या उस किताब में से असेसमेंट करूँ तो तुम मुझे बता दो कि हाँ
ये पढ़िए। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कोवे, काफी चर्चा हो गया उसका, ठीक है, नाम सुना हुआ है? मैं कहता हूँ क्या लिखा है उसने, चलो जो सात आदात है उनके नाम ही बता दो, नहीं आते। एक और बड़ी मजे की बात होती है जो मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में देखी, हनी, मतलब मैं बच्चों के पास वाइवा के लिए आया ना, हनी के एडवांटेजेस बताओ सर, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं। मैंने कहा यार 5 बता दे, बहुत ज्यादा ना बता, वो 5 भी नहीं आते। हाँ? बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत क्या चीज होती है, मुझे नहीं समझ आता ये बहुत क्या चीज होती है। बहुत, बहुत का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच हैज, आई मीन जिसको काउंट ना किया जा सकता हो, राइट। आप बहुत कहना छोड़ दो, आप सिर्फ ये कहो इसके 5 फायदे हैं, 5 फायदे ये हैं, 1 2 3 4 5, बात खत्म। जब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा लगा, काउंट करो, 1 2 3 4 5। ये ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग होती है, ये पहले दिन नहीं आता, क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द लोगों को सुनते ऐसे देखा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको पता नहीं होता, तो वो सिर्फ बहुत ज्यादा करते रहते हैं, ठीक है। अखबार में ना, एक मैंने एक दफा एक खबर सुनी अखबार में, मेरा ख्याल है आज से 15 साल पहले की बात, कि इलामा इकबाल की ये स्टेटमेंट थी, मतलब किसी एक बड़े शख्स की, मैं नाम नहीं देना चाहता, इलामा इकबाल की जो शायरी है वो कुरान की तफसीर, ठीक है। बिल्कुल। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा इस बंदे ने ना इलामा इकबाल की, मैं इसे पूछूं ना कि इलामा इकबाल की 7 किताबों के नाम बता दे, ठीक है, और कुरान के जो 30 पारे हैं उनके नाम बता दे, तो मुझे ताकि पता चल जाए कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो तूने दी है, तू उस स्टेटमेंट को समझता भी है कि नहीं समझता। तो बात करना और चीज, क्योंकि हम लोगों को ना सिखाया गया डिबेट करना, डिबेट करनी है हमने, डिबेट करनी मतलब हमें सिखाया गया कि, और सुकरात, अगर आप पढ़ो सुकरात की किताब को, डायलॉग जो उसने लिखी, डायलॉग मतलब सुकरात का शागिर्द था अफलातून, बेसिकली अफलातून ने, सुकरात ने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं लिखा, उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं लिखा, अफलातून उसका शागिर्द था, और अफलातून ने वो उसके मुकालमे लिखे, और 7 मुकालमे, सिर्फ बहुत बड़े, बड़ी किताब नहीं है, छोटी सी किताब है उसमें, और उससे जो चीज निकली उसको कहते हैं डायलैक्टिसिज्म। डायलैक्टिसिज्म वो है जिसने वेस्ट को तरक्की दी, और आज पूरा वेस्ट जो है इसी डायलैक्टिसिज्म पे चलता है, जिसमें इस्तदलाल करने का तरीका बताया जाता है, ठीक है। उसके सवाल ये होते थे हुस्न क्या है, मतलब सुकरात के सवाल ये होते थे हुस्न क्या है, दोस्ती क्या है, दोस्ती क्या होती है, या बहादुरी क्या होती है, या या खूबसूरती क्या होती है, ये उसके सवाल होते थे, और वो लोगों से जिरा करता था, तो लोगों से सिर्फ ये कहता था तो बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, इनका मानी तुम्हें खुद मालूम, ठीक है। तो मतलब अब जैसे देखो, अब ये स्टेटमेंट है, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या, और जब ये हम परख कर लेंगे, असेसमेंट एग्जाम की, अपना एग्जामिनेशन कर लेंगे, ठीक है, तो उससे सिर्फ फायदा ये मिलेगा, एग्जामिनेशन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें क्या चीजें नहीं करनी है और क्या चीजें करनी है। डॉक्टर के पास जाएंगे, लिपिड प्रोफाइल ज्यादा आ गया है जी, इस वक्त आपका कोलेस्ट्रॉल 400 है, राइट। अब आप एग्जामिनेशन कर चुके हैं, अब आप प्लीज घी वाली चीजें खाना बंद कर दें, ठीक है। अब आप तेल और मिर्च मसाले बंद कर दें, तेल मतलब यानी कि एनी चीज जो कि ग्रीजी है वो आप अपनी डाइट में कम करें, शुगर कम करें, कार्बोहाइड्रेट्स कम करें जो फैट बना रहे हैं, राइट, और एक्सरसाइज करना शुरू करें, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे की रिपोर्ट कॉपी करके तो उसको दे देते हो, उसको कहते हो यार डॉक्टर ਨੂੰ ਇੰਜ करने के 400 गलत आ रहे हैं, 100 ही ਵਿਖਾ देने ताकि ਮੈਨੂੰ लिपिड ना दे, तो क्या करेगा वो बंदे को, क्या होगा, खराब ही होगा, ठीक है। तो असेसमेंट इज अ गुड थिंग, एग्जामिनेशन से घबराने की बजाय अपने आप को देखो कि मैं क्या एग्जामिनेशन कर रहा हूँ। और मेरा एक बड़ा, अभी बस बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं उनको मैं कहता हूँ वो खुदा के लिए अपने टाइम का एनालिसिस करना शुरू कर दो। मैं दुनिया का विला तरीन है, मैं समझता हूँ, मैंने जितने भी मैंने बड़े लोगों को देखा है, अ, इतने ज्यादा मेहनती नहीं होते, मैं भी कोई इतना ज्यादा मेहनती नहीं हूँ, बिलीव इन मी, मैं वो मेहनत नहीं की।
अगर मैं 24 घंटे देखता हूँ तो मेरा प्रोडक्टिव टाइम 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे होता है। ठीक है, 4 घंटे से ज्यादा नहीं होता। लेकिन वो जो 4 घंटे होते हैं ना, 4 घंटे प्रोडक्टिव होते हैं। बस ये अगर स्किल सीख लो ना कि 4 घंटे प्रोडक्टिव गुजारने, 24 घंटे नहीं करना काम, 16 घंटे काम नहीं करना दुनिया में, और को और कुछ। जाओ खेलो, टिकटॉक पे देखो, जो मर्जी करो, लेकिन 4 घंटे अपनी जिंदगी के डेडिकेटेडली अपनी जाति ग्रोथ के ऊपर लगा दो और साल के साल तक करते रहो। ठीक है, चुप करके, तो फिर देखना क्या नतीजा निकलता है। ठीक है, हमारे साथ अमरदीप चहल ज्वाइन किया है। Yeah, hi. अमरदीप, Hi, Dr. बहुत Sajid. बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू कर रहा था इसलिए आपको दरमियान में ले नहीं सका, और हम ये No सेशन problem. फिर चलाएंगे। और Okay. मुझे अच्छा लगा आपकी, मैंने ईमेल भी देखा था, और आप भी रिव्यू लिखना चाह रहे हो, राबिया भी रिव्यू लिखना चाह रही है, Yeah. और मोहम्मद जमील भी रिव्यू लिखना चाह रहा है। मेरे पास एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है, साइंसदानों की मुझे ज़रूरत है। जो प्रीरेक्विजिट क्या है, प्रीरेक्विजिट क्या है? अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए, लफ्ज और मानी के तकाजों को, मेरा एक मोहसिन नकवी का बड़ा क्या खूबसूरत शेर है, लफ्जो मानी के तकाजों में उलझकर अक्सर, लफ्जो मानी के तकाजों में उलझकर अक्सर, ये लफ्ज और उसके मानी का जो तकाजा है उसमें उलझकर अक्सर मेरे हाथों मेरा मजरूह कलम टूटा है। क्या बात है सर। मतलब आप जब लिखने बैठे हो तो आपका जो लफ्ज है, आप सोच रहे हो कि ये जुमला मैंने लिखा है, इसका ये मानी बनेगा, इसका लफ्ज बदलने से मानी बदलेगा कैसे? इसको कहते हैं लैंग्वेज। किसी भी जबान में चले जाओ, लैंग्वेज का मजा लेना है तो भाई लफ्ज और मानी का जो ताल्लुक है उसको समझना जरूरी। ठीक है, जब तक हमें लफ्ज और मानी के ताल्लुक के दरमियान में समझ नहीं आएगा, हम अच्छा लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ठीक है, और वो लफ्ज और मानी का ताल्लुक तभी आएगा जब हम पढ़ेंगे, जब हम जिन्होंने लिखा हुआ है, जिन्होंने पहले कुछ लिखा हुआ है उनको पढ़ेंगे। तो जब आप, मैं आम तौर पर ये मेरी ये स्टेटमेंट मैंने मुशाहिदा करके समझी है, अच्छा बोलना है तो अच्छा सुनना शुरू कर दो, अच्छा लिखना है तो अच्छा पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, 4 ही मोडेलिटीज है लैंग्वेज की, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग एंड listening is passive, writing and speaking is active. If you are a good reader, you will become a good writer. If you are a good listener, you will become a good speaker. ये बात अगर आप 5वीं जमात के बच्चे को समझा दोगे, 3वीं जमात के बच्चे को समझा दोगे, जितनी जल्दी समझा दोगे, 40 साल के बच्चे को समझाओगे, 40 साल के बंदे को समझाओगे और वो ये समझ जाता है 40 साल की उम्र में, तो वो 45 साल की उम्र में सही हो जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। कोई सवाल है तो पूछो यार, मेरी इस गुफ्तगू से कोई सवाल निकला है तो चाहे अमरदीप चाहल, और हम अगला सेशन कर सकते हैं रिव्यू आर्टिकल के ऊपर स्पेशली, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक आइडिया है ब्रेस्ट कैंसर सेल्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसकी सेल टाइप्स हैं, और हमें ये जानना है कि SIRNA के जरिए से, SIRNA ड्रग डिलीवरी सिस्टम के जरिए से हम जो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर अभी तक जो काम हुआ है SIRNA से रिलेटेड, वो क्या है, और आगे उसको, उसकी बुनियाद पर हम आगे क्या प्लान कर सकते हैं अगले 10 सालों के अंदर कि हम इसका इस्तेमाल कर सकें ब्रेस्ट कैंसर के अंदर SIRNA। ठीक है, अब उसके अंदर हमें काफी डिटेल में जाना पड़ेगा, और मेरे पास मटेरियल मौजूद है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन मैं उन बेसिक चीज़ों के ऊपर नहीं टाइम दे सकता जो कि पहले से आना ज़रूरी है, कि लफ्ज़ और मानी का ताल्लुक क्या है, और हाई स्कूल की बुनियादी बातें जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और SIRNA, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, वो पहले से आनी चाहिए, क्योंकि मतलब इट इज़ प्री रिक्वायरमेंट, बिकॉज आई थिंक दैट वी आर फॉर्म डी, वी आर डॉक्टर्स, and if we are doctors then we should know that. Okay, हाँ, ये टॉपिक क्या है जो मैंने अभी बोला है? So basically it's SIRNA delivery for the breast cancer therapy, और ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, राइट? इट्स नॉट अ सिंपल टर्म, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट यस कैंसर सेल्स, और
वो कौन से हैं, MCF 10A क्या होता है, MCF 7 क्या होता है, MD MB231 क्या होता है, MD MB465 क्या होता है। ठीक है, कैंसर बनता कैसे, अब कैंसर बनता कैसे, ट्यूमर और कैंसर में क्या फर्क है। अब ये मुझे पता है, मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर FSC के अंदर भी पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में भी मतलब फार्मेसी में भी पढ़ा हुआ है, ट्यूमर और कैंसर में क्या फर्क होता है। ठीक है, ट्यूमर मेटास्टाइज हो जाए तो कैंसर कहलाता है, अगर ना मेटास्टाइज हो तो ट्यूमर कहलाता है। ठीक है, तो इतना सा मतलब कितना मुश्किल जवाब दिया मैंने। ट्यूमर और ब्रेस्ट कैंसर में क्या फर्क है, मैं ट्यूमर और कैंसर में क्या फर्क है भाई, इतना फर्क है भाई, अगर वो मेटास्टाइज हो गया है तो उसको कैंसर कहते हैं, अगर मेटास्टाइज नहीं हुआ हो तो ट्यूमर है। अच्छा, मेटास्टाइज लफ्ज आ गया, मेटास्टाइज क्या होता है भाई, वो अपनी जगह से उठकर किसी तरह से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर घुसा है, घुस के किसी दूसरी जगह पर चला गया। ठीक है, अब अगर वो एक जगह पर पहुंचा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कह देंगे कि मतलब दो मतलब, फॉर इंस्टेंस इट स्टार्टेड इन ब्रेस्ट देन इट एंटर्ड इनटू मे बी बोन, राइट, देयर इज जस्ट टू प्लेसेस, देन आई विल से दैट दिस इज फर्स्ट डिग्री कैंसर, राइट, फर्स्ट स्टेज कैंसर। बट अगर वो पूरी बॉडी में फैल गया तो मैं कहूंगा दिस इज स्टेज 4। So degree of spread, degree of metastasis determines the stages of cancer. अब ये बुनियादी बात है, बहुत बुनियादी बात है, जो हमारे स्टूडेंट्स को अनफॉर्चुनेटली नहीं पता। नहीं आती। ठीक है, अब और फिर वो कहें कि मैंने अब साइंसदान बनना है, मैंने अब साइंसदान बनना है। बनो भाई, मैंने किसने मना किया, पूरी दुनिया बनो यार। बहुत ज्यादा पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ इतनी जरूरत है हमें साइंस की, इतनी ज्यादा जरूरत है साइंस की कि अब बता नहीं सकते। और अमेरिका आओगे, तुम आ सकते हो 100%, मुझे 100% मेरे जैसा नालायक बंदा भी आ सकता है ना, तो यार आप भी आ सकते हो। ठीक है, मैं बिलीव इन मी, मैं जब ये कहता हूँ ना, मैं कोई कसरे नफसी से काम नहीं कर ले रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ तुम लोगों को, अपनी अपनी सलाहियत को पहचानो। तुम्हारे अंदर बहुत सलाहियत है, सिर्फ चैनलाइज करने की जरूरत है, एक जगह पर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, आप रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस, बड़ा क्लिशे स्टेटमेंट है। ठीक है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस, क्यों, मतलब वो कभी मतलब चलो हुन अज फार्मेसी खोल लेने हैं, कल की कहते ने PhD कर लांगे, PhD औखी है, चलो हुन की कहते ने फार्मेसी खोल लेने हैं, फार्मेसी नहीं खोलनी, चलो हुन इंडस्ट्री से चले जाने हैं, इंडस्ट्री नहीं करना, चलो इस तरह करने हैं, हुन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सेटअप कर लेने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप भी समझ नहीं आ रहा, चलो फिर इस तरह करने, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देने हैं। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाने से भी बड़ा मसला आ रहा है, कैमरा नहीं चंगा, ऑडियंस मिलती नहीं, आते नहीं लोग, की करिए। अच्छा जी ठीक है, हुन ये भी नहीं कर सकते, तो चलो फिर इस तरह करने हैं कि डिग्री कोई ले लेने हैं, और कुछ कर, अब किसी को कर्जा ले लेने हैं, कर्जा लेके कुछ काम शुरू कर देने हैं। अल्टीमेटली जब वो बेचारा 45 साल का हो जाता है ना, तो फिर ਉਹਨੂੰ समझ आती कि यार मैं भी टमक टोई मारे, कोई एक चीज पढ़दा फड़दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महारत हासिल करदा। ठीक है, कोई एक चीज पकड़ो, उसमें महारत हासिल कर, राइट। मैं जब यहाँ पर अमेरिका में आया, मेरा मेरे सुपरवाइजर मुझे मतलब, मैंने कहा सर मैंने SIR आने पे काम करना, कहता यार इसके कोई वो नजर नहीं आ रहा, मतलब कोई ज्यादा फ्यूचर नहीं। मैंने कहा सर, मैंने ना, एक मेरा उस्ताद है उसने मुझे बताया, कोई भी फील्ड पढ़ लो, कोई भी फील्ड पढ़ लो, ਉਹਦੇ ਚ महारत हासिल कर लो, ਤੁਹਾਨੂੰ जगह बन जाएगी। और मैंने वो प्रूव भी कर दिया। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी फील्ड को पकड़ लो, जब रिसर्च के अंदर आ जाते हो ना, तो रिसर्च के अंदर आप कोई भी फील्ड पकड़ लो, लेकिन उसकी फिर इची ऐसा कुछ पता होना चाहिए। उसके जितने भी गुरु हैं, जितने भी बाबे हैं, उनको पकड़ लो, पढ़ो, समझ आ जाएगी। कोई भी फील्ड पकड़ लो, ऑफ्थेल्मोलॉजी पकड़ लो, नोज पकड़ लो, माउथ पकड़ लो, हार्ट पकड़ लो, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया पकड़ लो, कोई भी चीज जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे जेनेटिक्स इंटरेस्टिंग लग रही थी शुरू शुरू में। ठीक है, मैंने कहा जी मैंने तो इस पे काम करना है, मुझे विजन मुझे नजर भी आ रहा था। नोबेल प्राइज मिले अभी 2020 के अंदर, जो नोबेल प्राइज मिला वो क्रिस्पर कैस 9 को मिला। 2006 के अंदर क्रैग मेलो और एंड्रयू फायर को नाम मिला। अब कौन जाने भाई नोबेल प्राइज कर की रहने, सीधी तरह जाओ गूगल करो, नोबेल प्राइज के जो हर साल नोबेल प्राइज मिलता है, देख लो, टॉपिक पता चल जाएगा कौन सा चल रहा है आजकल। ठीक है, बट आई सी इन मेडिसिन नेक्स्ट डेकेड इज जीन थेरेपी। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। आप कहते हो सर मैंने जीन थेरेपी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्लिनिकल फार्मेसी जाना, तो भाई जाओ उसके गुरु किसी बाबे से पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो।
ठीक है, ये तो ऐसा ही है, मैं डेंटिस्ट हूँ, आप मुझे आके कहो कि सर मेरी लेप्रोस्कोपी कर दो, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमारे यहाँ नहीं पता होता, हमें लग रहा था मैं साइंटिस्ट हूँ, आप मुझे आके पूछो सर ये मसला बताएं कि रोजा टूटने, पूरी करने से रोजा टूट जाता है कि नहीं टूटता, सर आई एम नॉट अथॉरिटी, टॉक टू सम एनी पर्सन हु हैज रेड दैट थिंग, आई हैव नॉट रेड इट, राइट। तो जो जिस चीज का एक्सपर्ट है, पहले आप खुद एक्सपर्ट बनो, राइट। किसी एक, और एक बात मजे की बता दूं तुम लोगों को, आखिरी बात करता हूँ उसके बाद, किसी भी एक फील्ड में महारत हासिल कर लोगे ना, तो उसके बाद जितने भी फील्ड में महारत हासिल करने का असूल है वो समझ आ जाएगा। जब कोई एक बिजनेसमैन एक बिजनेस करता है ना, तो एक बिजनेस कामयाब हो जाता है ना, तो वो रेप्लिकेट कर सकता है किसी दूसरे बिजनेस के अंदर, क्योंकि असूल सीख जाता है वो तरक्की के। ठीक है, आप अगर एक फील्ड के अंदर महारत हासिल कर चुके हो, तो फिर दूसरी फील्ड में महारत हासिल करना मुश्किल नहीं रह जाता। ठीक हो गया। यस सर। अमरदीप चाहला, आई एम सॉरी आपके साथ ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी, हम अगला सेशन करेंगे, आप लोग मुझे ईमेल करके तीनों बता दें कौन सा अवेलेबिलिटी का टाइम है, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा वक्त होता है शाम का, सुबह का टाइम इतना मैं एक्टिव नहीं होता, मेरा जो पीक टाइम होता है वो 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होता है। जो मैंने अपना एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि मैं शाम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरा पीक टाइम होता है। आप भी अपना पीक टाइम एनालिसिस कर सकते हो, किसी का सुबह के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हो सकता है, किसी का रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हो सकता है किसी का, और ये बदलता रहता है वक्त के साथ साथ। ठीक है, तो आप अपने रूटीन के मुताबिक आप देख सकते हो कि आप किस वक्त में ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक होते हो। मेरे लिए जो वक्त है वो शाम का होता है। अगर आप लोग शाम में मेरे साथ कोई मुलाकात करना चाहते हो, गपशप करना चाहते हो, तो आप आ सकते हो, मेरे साथ गपशप कर सकते हो। ये तवक्को ना करो कि मेरे पास सब कुछ जवाब, सारे सवालों के जवाब है, मेरे पास कुछ सवालों के जवाब है। और साइंस, इस तक आज की दुनिया में साइंस दानों के पास अभी भी हजारों नहीं तो, मेरा हजारों नहीं तो नहीं, मतलब लाखों नहीं तो हजारों सवाल तो हैं जिनके जवाब हमें नहीं पता। ठीक है, और अगर उनके जवाब मिल गए तो नोबेल प्राइज आपका। ठीक है, एक सवाल था, मतलब मिसाल के तौर पर तुम्हें मैं एक बता देता हूँ, एक सवाल था कि आइस के अंदर, आइस सेल्स के अंदर इंसुलिन का जीन होता है, लेकिन आइस सेल्स इंसुलिन क्यों नहीं बनाती? किडनी सेल्स के अंदर इंसुलिन का जीन होता है, लेकिन किडनी सेल्स इंसुलिन क्यों नहीं बनाती? हार्ट सेल्स के अंदर इंसुलिन का जीन होता है, वो इंसुलिन क्यों नहीं बनाती? इस सवाल का जवाब एंड्रयू फायर और क्रैग मेलो ने दे दिया। 2006 में उनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अगला सवाल आया कि क्या हम जीन्स को एडिट कर सकते हैं? इसका जवाब दे दिया 2020 में क्रिस्पर कैस9 की सूरत में। जवाब नहीं है। तो साइंसदान को जवाब पैसे दिए जाते हैं किस चीज के? बच्चा बनने, क्योंकि बच्चा सवाल पूछता है। ठीक है, मैंने किसी बड़े से नहीं, मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ तो वो मुझे कहेगी पापा ये जो सिग्नल होता है ये ग्रीन क्यों होता है, ये पर्पल क्यों नहीं होता? सवाल बड़ा गहरा है, सोचने की बात है। ग्रीन ही है क्यों? अब बाद में पता चला इसके पीछे हमारे पास कलर ब्लाइंड लोग होते हैं जो कि पर्पल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए इसको ग्रीन और रेड किया गया, ताकि कलर ब्लाइंड लोग भी देख सकें। तो देखो, है हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ है, लेकिन ये उसी को पता चलेगी जो इस रास्ते पे चलेगा। ठीक है, तो साइंसदान हो तो साइंसदान, साइंस वाली बात करोगे, फिर आपको पता होना चाहिए हाइपोथेसिस क्या होता है। 9वीं जमात में पढ़ा था साइंटिफिक मेथड मैंने, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, वो मॉस्किटो वाली कहानी सुनाई थी उन्होंने, है क्या? ऐसे ही। है? लेकिन जी जी उसका सर, रियल ऐसे ही। लाइफ के अंदर क्या एलिमेंट, मतलब मैं क्या, मैं कोई हाइपोथेसिस बना सकता हूँ? मैं एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ। हमारा एक हाइपोथेसिस है कि हमारे लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हमारे लोग पढ़ना नहीं चाहते, मैं कहता हूँ ये गलत हाइपोथेसिस है, ये है नहीं। मेरा ये हाइपोथेसिस है हमारे लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ते। अब इसका मैंने ये हाइपोथेसिस बनाया, अब कोई सोशल साइंटिस्ट बैठ के
इसका कोई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाए, तजर्बा करे। और दुनिया बहुत पढ़ो, यह किताबें पढ़ो, ऐसे ऐसे मजेदार किस्म के तजर्बे किए हुए लोगों ने, हैरत होती है दिमाग, मतलब कि यार ये क्या क्या सोचते हैं, और रियल चीजें होती हैं। ठीक है। अब वो वियतनाम में जंग हुई, वियतनाम से जंग आने के बाद लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, साइकोलॉजिस्ट बैठ गए, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए उन्होंने। किताबें पढ़ो, पता चल जाएगा। मेरा है इंटरेस्ट साइकोलॉजी के अंदर, तो मैं वो किताबें भी पढ़ता हूँ। ठीक है। तो मैंने देखा, और क्या खूबसूरत एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं। वो देखते हैं कि भाई इस बंदे की इमेजिनेशन जो है वो खराब हो गई। अब इस चीज को अप्रूव करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके वो सिर्फ क्या करते हैं, उनको सामने कोई छोटी सी आम सी तस्वीर ला कर दे देते हैं, उसको कहते हैं इसको इंटरप्रेट कर। नॉर्मल बंदे को भी ला कहते हैं इसको इंटरप्रेट कर। दोनों की इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और वो फिर 100 पेशेंट्स को पकड़ते हैं, फिर 100 को 1000 बनाते हैं, 1000 से देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद पता चलता है वाकई ही इस ट्रॉमा की वजह से इनकी ये उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से नॉर्मल बंदा देख रहा है। ठीक है। अब उस नॉलेज की बुनियाद, और ये साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि वो साइंस बन गई। एक है ऑब्जर्वेटरी चीज, मैंने ऑब्जर्वेशन की कि पठान जो होता है ना वो नस्वार खाता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, पठान नस्वार खाता है। ठीक है। लेकिन मैं इसको साइंटिफिक फैक्ट नहीं बना सकता, ये ओपिनियन है। साइंटिफिक फैक्ट बनाने के लिए मुझे पहले सारे पठानों को पकड़ के तो देखना पड़ेगा कितने परसेंट। बाद में पता चलेगा कि सिर्फ 3% पठान खाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है ना। तो मैं नहीं कह सकता कि पठान नस्वार खाते हैं, मैं कहता हूँ मुसलमान टेररिस्ट होते हैं। ये एक ओपिनियन है जो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या आप इसको एनालिसिस करोगे, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। जब आप स्टडी करोगे, आपकी स्टडी आपको बता देगी कि नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। तो साइंस है क्या, बुनियादी तौर पर हमें बुनियादी ये 9वीं जमात में पढ़ ली थी हमने, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते, उसको रेलेवेंट नहीं बना पाते। ठीक है। तो कुछ अब मैं Professor, I have one question related to my education. हाँ I have one question. श्योर। Actually, currently I'm pursuing data analytics course, and I'm डेटा also majoring in एनालिटिक्स, या yeah, I'm majoring in chemistry ओके। in the university. So, योर but my व्हाट इज योर future plan. यूनिवर्सिटी, वेयर इज योर यूनिवर्सिटी? So I'm here in Ohio. Okay, you are in Ohio. Which city? So near to Columbus, 16 Oh, miles. near to Yeah, Columbus. Okay, okay. yeah, Professor. Mhm. Actually, my future plans are related to pharmacy only. So, can you tell me how data analytics is related to pharmacy? How it can be helpful for me? Wonderful question. Yeah. And data analysis is the backbone of research. I Back. again tell you, I have to tell you, in biological research, data analysis is not used as it is used in other researches, for example, social sciences and the मतलब जैसे इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं सोशल साइंसेज के अंदर, वो बहुत ज्यादा एनालिसिस करती हैं। आर प्रोग्रामिंग, आर आप सीख रहे होगे और आप पाइथन सीख रहे होगे। ठीक है। और ये बाद की बातें हैं। पहली बात, बुनियादी वही बात है, डेटा एनालिसिस के अंदर आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये मीन क्यों किए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीएशन क्यों की जाती है। स्टैंडर्ड डिवीएशन का मतलब कहता है मेरे पास डेटा आता है तो मैं उसको स्टैंडर्ड डिवीएशन क्यों लेता हूँ, व्हाट इज द रीजन फॉर गेटिंग दैट स्टैंडर्ड डिवीएशन, राइट। ठीक है। या जो मैं स्टैंडर्ड डिवीएशन से क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ। ओके। फिर उसके अलावा पेयर्ड टी स्क्वायर टेस्ट जो है या अनपेयर्ड टी स्क्वायर टेस्ट है, वो क्यों लगाया जाता है, वो टी टेस्ट कहाँ से आया था, स्टूडेंट्स टी टेस्ट उसको क्यों कहते हैं। ठीक है। अब मजे की स्टोरी है वो स्टूडेंट टी टेस्ट की भी। आहा हा, क्या खूबसूरत कहानी है। जरा सुनो तो मजा आ जाता है, मतलब पढ़ो तो मजा आ जाता है कि स्टूडेंट टी टेस्ट बनाया किसने था। ठीक है। बेसिक्स पहले क्लियर करो, प्रोग्रामिंग बाद में आ जाएगी, खुद ब खुद ही आ जाएगी, यूं करके आ जाएगी। ठीक है। तो दैट इज वेरी मच रेलेवेंट टू योर कोर्स, बट आई विल रिकमेंड यू प्लीज। एंड मेरे साथ भी हुआ था यहाँ पर, जब मैं आया था अमेरिका में, तो पहला जो मेरा कोर्स था वो डाटा एनालिसिस का था। कुछ नहीं समझ आया था, कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, कुछ नहीं पल्ले पड़ा था, ये क्या कर